सोनम एक मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। ममता नाम की एक चालाक औरत की नजर रोती हुई सोनम पर पड़ गई और वो सोनम को अपने घर अपने गांव ले आई। सोनम अब 8 साल की हो चुकी है। उसे अपने माता पिता से बिछड़े 2 साल हो चुके हैं। सोनम, ओ सोनम, इधर आ जरा। मौसी, आपने बुलाया? हाँ, ये देख, तू मेरी साड़ी धूप में फैला कर आई थी ना, फिर भी हल्दी के दाग वैसे के वैसे ही लगे हैं। तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम किया कर। लगता है बहुत दिनों से तुझे डंडे की खुराक नहीं मिली, इसलिए ही ऐसी गलतियां कर रही है। मौसी, मौसी मत मारो, मैं फिर से धो दूंगी। बहुत दर्द होता है मौसी। मौसी, बचाओ। अरे ममता, ऐसे किसी अनाथ बच्ची को इतना मत मारो पीटो। पहले ही तुम इसे इसके गांव से यहाँ ले आई हो। राम जाने इसके माता पिता इसको ढूंढ रहे होंगे। उन्हें कहीं पता चल गया तो लेने के देने ना पड़ जाए। तुम चुप रहो, अपना काम करो। जाओ, तुम्हारी चाय बनाकर रखी हुई है, ले लो। और तू चल जा, अब घर के बाकी के काम कर, तभी खाने को कुछ दूंगी, वरना भूखे रहना पड़ेगा। ममता इसी तरह सोनम पर अत्याचार करती थी। सोनम अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती। माँ, बापू आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मौसी मुझे बहुत मारती है, मेरे से सारे घर के काम करवाती है। हाँ बापू, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? ओ महारानी, बहुत हो गया रोना धोना। चल खड़ी हो, जाकर बाजार से गेहूं पिसवा कर ला। वो रखी है बोरी, जा ले जा। मौसी, ये बोरी तो मेरे से उठाई ही नहीं जाएगी, ये बहुत भारी है। मौसी, ज्यादा नाटक मत कर, उठा इसे और लेकर जा, नहीं तो दूं डंडे की खुराक। नहीं नहीं मौसी, मारना मत, मैं जा रही हूँ। सोनम बड़ी मुश्किल से गेहूं की बोरी को अपने सिर पर रखकर बाजार जाने लगती है, पर एक दिन किनारे से गुजरते हुए उसकी गेहूं की बोरी गिर जाती है, जिसमें से सारा गेहूं गिरकर नदी में बह जाता है। अब क्या करूं? मौसी मुझे बहुत मारेगी, सारा गेहूं नदी में बह गया, मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। सोनम रोने लगती है। काफी देर तक वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठी रहती है। तभी उसे एक आवाज आती है। सोनम देखती है एक जाल में बहुत सुंदर सुनहरी मछली फंसी हुई है, जो मनुष्यों की भाषा बोल रही है। बेटी, बेटी मुझे बचा लो, नहीं तो मछुआरा मुझे बाजार में बेच देगा। मुझे बचा लो, मछुआरा आ जाएगा, मुझे जल्दी से जाल से निकाल दो। अरे, तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो। हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ, मैं तुम्हारी भाषा बोल सुन सकती हूँ, पर पानी से बाहर आने के बाद मेरा जादू खत्म हो जाता है। मैं अपना जादू सिर्फ पानी में रहकर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस समय मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं अपनी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं पानी में चली जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी मदद करो, इससे पहले कि मछुआरा वापस लौट आए, मुझे यहाँ से निकाल दो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो मछली रानी, मैं तुम्हें अभी इस जाल से निकाल देती हूँ। सोनम मछली को जाल से बाहर निकाल देती है और मछली छलांग मारकर पानी में कूद जाती है। तभी वो मछुआरा आ जाता है और सोनम पर गुस्सा करने लगता है। ए लड़की, मैं तुझे अभी बताता हूँ, तूने मेरी पकड़ी हुई मछली को फिर से छोड़ दिया, तेरी खैर नहीं, रुक। मछली पानी में जा चुकी थी, अब वो अपने जादू का उपयोग कर सकती थी। मछली ने अपने जादू से मछुआरे को उसी जाल में बांध दिया। मछुआरा छटपटाने लगा। अरे, मैं अपने ही जाल में कैसे फंस गया? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम इस लड़की को कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वैसे भी अब मैं पानी के अंदर हूँ, मैं अपने जादू से तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी इस नदी किनारे नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अब इस जाल से मुक्त कर रही हूँ, अब भाग जाओ यहाँ से। मछुआरा जैसे ही जाल से मुक्त होता है, वो तुरंत ही वहाँ से डरकर भाग जाता है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ नदी किनारे उदास कैसे बैठी हुई थी? मछली रानी, मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। उसके बाद से मैं ममता मौसी के साथ रहने लगी। मौसी मुझे बहुत तंग करती हैं। उन्होंने मुझे आज बहुत भारी गेहूं की बोरी पिसवाने के लिए बाजार भेजा था, पर सारा गेहूं पानी में गिर गया। अगर अब मैं बिना आटा लिए घर गई तो मौसी मुझे बहुत मारेंगी। अब तुम्हारी मौसी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह अपने गांव में जाना है जहां मेले में तुम खोई थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वही मेले में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस गांव में मेला फिर से लगा है और तुम्हारे माता पिता को उम्मीद है कि तुम उन्हें उस मेले में मिल जाओगी जहां से तुम बिछड़ी थी। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आटे की बोरी दे रही हूँ। अब जादू से मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर पहुँचा दूंगी। पर मछली रानी, मुझे मौसी मेले में नहीं ले जाएंगी।
मैं उन्हें कैसे मनाऊं कि वो मुझे मेले में ले जाएं? तुम उन्हें वही बताना जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सोनम मछली के कहे अनुसार घर जाती है और वही बात ममता से कहती है जैसा जादुई मछली ने कहने को कहा था। क्या तू सच कह रही है? उस गांव में जहाँ तेरा घर है उसके आंगन में सोने के सिक्कों का घड़ा दबा हुआ है? हाँ, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौसी, वो कल रात मैंने एक सपना देखा था। उस सपने से ही मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। अब हमें जल्दी ही मेरे गांव चलना चाहिए। मौसी, कहीं ऐसा ना हो कि वो खजाना कोई और निकाल ले जाए। हाँ सोनम, तू चिंता मत कर, आज ही तेरे गांव चलते हैं। सुनो जी, जल्दी से सामान बांध लो, हमें सोनम के गांव जाना है। ममता, तुम भी क्या बच्ची की बातों में आ रही हो? ऐसे किसी बच्चे की बात पर विश्वास करना ठीक है क्या? अरे जाकर देखने में क्या हर्ज है? कई बार सपने सच हो जाते हैं। नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे, और अगर खजाना मिल गया तो हम तो खूब माला माल हो जाएंगे। अब देर मत करो। ममता और उसका पति सोनम के साथ उसके गांव पहुंचते हैं। रास्ते में वही मेला लगा हुआ था जहां से सोनम अपने माता पिता से बिछड़ी थी। मौसी, अब हम गांव आ ही गए हैं तो मेरे घर जाने से पहले एक बार बस हम मेले में घूम लें। मुझे अपने माँ बापू की याद आ गई। मुझे पता है मैं यहीं से अपने माँ बापू से दूर हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, आराम से पहले मेला घूम ले। घर कौन सा दूर होगा? वैसे तेरा घर कितनी दूर है? मौसी, बस थोड़ी दूर पर ही है। चलो ना मौसी, हम मेले में चलते हैं। सोनम तो इसी फिराक में थी। वो जल्दी जल्दी मेले के पास पहुंचती है। तभी उसकी नजर मेले में खिलौने बेचते अपने माता पिता पर पड़ जाती है। जादुई मछली ने पहले ही सोनम को बता दिया था कि मेले में किस जगह उसके माता पिता उसे मिलेंगे। सोनम अपने माता पिता को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बापू, आपको पता है मैं आपके बिना कितना रोई हूँ। ये मुझे अपने घर ले गई और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत मारा, मुझसे बहुत काम करवाया। हम भी तुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते थे, सबसे तेरे बारे में पूछते थे। फिर जब ये मेला लगा तो हमें लगा कि तू कहीं हमें इसी मेले में मिल जाए। मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी बच्ची। हमारी सोनम हमें मिल गई। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। माँ, वो जादुई मछली वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि तुम अपने माता पिता से मिल सको, हैं? हाँ मौसी, मुझे जादुई मछली ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। आप तो सोने के सिक्कों के लालच में मेरे साथ आई हो, नहीं तो आप मुझे यहाँ कभी भी नहीं लाती। सोनम अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। आपने मेरी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी मैं आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को अपने पास रखा। पर कभी भी किसी के भी गरीब अनाथ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, नहीं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप ठीक कह रही हो बहन जी। शायद इसीलिए आज शादी के 9 साल बाद भी हमारी खुद की कोई संतान नहीं है। ममता, मैंने तुम्हें कहा था किसी गरीब अनाथ बच्ची को मत परेशान करो। चलो अब वापस चलते हैं, हमें माफ करना सोनम बेटा। ममता अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट जाती है। जादुई मछली के कारण सोनम को उसके माता पिता मिल गए और सोनम की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई। दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश, बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था। उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे, तभी उन दोनों को वहां बैठा चौकीदार रोकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है। चलो चलो, जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक महिला थी। माताजी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है।
वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था। सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए, कोई हमें खाना खिला दो। सुनिए, घर में कोई है क्या? क्या कोई हमें खाना दे सकता है? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे, कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था, सरला, हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए, अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है, दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है, वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी, हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ हैं ही नहीं। अरे, वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ भी इधर 2 बच्चे थे, वो दोनों कहाँ गए? क्या आपने उनको देखा है? बेचारे 2 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। तुम्हें ये कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ गरीब दिखते हैं लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफूचक्कर हो जाते हैं। माँ, वो दोनों बहुत अच्छे थे। उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश, तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है।
मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी, मेरा घर यहीं पास में है। टीना और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद बेटा मेरा नहीं, गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। टीना और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में प्रेम से रहने लगे।